नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के लिए अभिव्यक्ति एवं माध्यम जो पुस्तक दी गई है उसमें से प्रथम अध्याय जनसंचार माध्यम का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस अध्याय में हमें क्या अध्ययन करना है, किस प्रकार की जानकारी हमें हासिल करनी है, किस प्रकार के प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाते हैं, बड़ा ही रोचक अध्याय है। कक्षा 11 ऐच्छिक और अनिवार्य दोनों हिंदी जो पाठ्य पुस्तक हैं उनमें चलता है ये पाठ। तो देखिए, अभिव्यक्ति और माध्यम से हम ले रहे हैं प्रथम अध्याय जिसका नाम है जनसंचार माध्यम। देखिए, सबसे पहले हम जनसंचार को पढ़ें तो जनसंचार को पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम एक बार संचार शब्द पर विचार करें। जब संचार शब्द हमारी समझ में होगा तो हम जनसंचार को भली भांति समझ सकते हैं। संचार क्या है, सबसे पहले यदि हम इसी बात पर चर्चा करें तो संचार का मतलब होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। शाब्दिक गठन की यदि बात करें तो ये संस्कृत की चल धातु से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ ही होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। इस प्रकार यदि इसके स्वरूप पर विचार करें, देखिए संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। अब ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना कैसे होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें क्या भेजना है, संचार का माध्यम किस काम में आता है, हम दैनिक जीवन में क्या संचार का उपयोग करते हैं। संचार के बिना हमारा जीवन अधूरा है। संचार के बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है। इसके बिना हम अपनी दैनिक गतिविधियां भी पूरी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में इसका बड़ा महत्व है। जैसे मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति के साथ बात करनी है तो हमें संचार की आवश्यकता है। हमारी बात कहीं, हमारे भाव कहीं दूसरी जगह पहुंचाने हैं तो हमें संचार की आवश्यकता पड़ती है। संचार के बिना तो हम बिल्कुल ही नगण्य हैं। संचार के बिना हम अपने भाव दूसरों को नहीं बता सकते हैं, अपनी बात दूसरों को नहीं बता सकते हैं, दूसरों की बात हम नहीं समझ सकते हैं, प्रत्यक्ष संवाद हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए संचार का बड़ा महत्व है। ये संचार किस किस माध्यम से होता है, देखिए, तार या बेतार। तार का मतलब होता है जो टेलीफोन वगैरह हैं, केबल के जरिए जिनसे संवाद होता है। बेतार होता है वायरलेस। आज के युग में यदि हम वायरलेस का सबसे सटीक उदाहरण लें तो इंटरनेट जो माध्यम है वो वायरलेस का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। इसमें किसी प्रकार के किसी तार का प्रयोग नहीं, तरंगों के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से हम आज एक जगह बैठे, अपने यहाँ घर में बैठे बैठे हम देश दुनिया में कहाँ किस कोने में क्या कुछ घटित हो रहा है, इन सभी बातों की जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये माध्यम देखिए, अब टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए, या तो हम संवाद किसके जरिए कर सकते हैं, संचार तार के जरिए या बेतार के जरिए, वायरलेस के द्वारा। मौखिक या लिखित, मुंह से बोल करके या लिख करके कहीं दूसरी जगह प्रेषित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना ही क्या है, संचार। अतः संचार से हमारा तात्पर्य क्या हुआ, दो या दो से, देखना यहां परिभाषा पर गौर करना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं व विचारों और भावों का आदान प्रदान है। दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। इन सभी के बीच जो आपसी सूचनाएं हैं, आपसी विचार हैं, आपसी भाव हैं, उनका विचार विनिमय आदान प्रदान करना ही क्या है, संचार है।
मशहूर संचार शास्त्री विल्बर सैम ने इसकी एक परिभाषा दी है। उनका विचार है, देखिए, कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। जैसा कि ऊपर इसका स्वरूप स्पष्ट हुआ है, वही बात यहाँ इस परिभाषा में कही गई है। संचार अनुभवों की साझेदारी है, हम हमारे अनुभव दूसरों के साथ साझा करते हैं। ये भी क्या है? संचार है। अब देते हैं हम संचार के स्रोत। इसके कौन से स्रोत हैं? सबसे पहला इसका तत्व, संचार के तत्वों की यदि हम बात करें तो इसका सबसे पहला तत्व आता है स्रोत। देखिए, ये स्रोत क्या है? जो बात बोल रहा हूं उस पर विचार करना, ये आपकी समझ के लिए है। स्रोत क्या है? स्रोत का मतलब होता है कि किस माध्यम से, किसके द्वारा हम संचार कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमें अपनी बात दूसरों को कहनी है, तो हम स्वयं भी स्रोत का काम ही कर रहे हैं। यानी संचार को व्यक्त करने का काम कौन कर रहे हैं? हम खुद कर रहे हैं। तो व्यक्ति स्वयं भी क्या होता है? एक स्रोत होता है, जिसके द्वारा वो अपने कथन को या अपने संचार को, अपने भाव को व्यक्त करता है। दूसरा इसका तत्व है कूटीकृत या एनकोडिंग। कूटीकृत या एनकोडिंग क्या है? ये दूसरा तत्व है। इन सभी तत्वों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक संचार की व्यवस्था हेतु इन सभी तत्वों का होना अनिवार्य है। एनकोडिंग या कूटीकृत क्या है? एनकोडिंग या कूटीकृत कहते हैं कि जो संचार हम कर रहे हैं उसकी कूट भाषा या कूट संकेत क्या है, किस जरिए हम, कौन सी रूप के जरिए हम संदेश पहुंचा रहे हैं, भाव पहुंचा रहे हैं। तो इसमें सबसे जरूरी होता है कि सामने वाला जिसको हम संचार कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसको भी आपकी कूट भाषा या एनकोडिंग जो कोड होते हैं उनकी समझ होनी आवश्यक है। तो दूसरा स्रोत क्या है इसका? कूटीकृत या एनकोडिंग। तीसरे तत्व की बात करें, संदेश। जब तक संदेश नहीं होगा तब तक संचार नहीं होगा। संदेश क्या है? कि हम कौन सा कथन, कौन सी बात, कौन सा भाव, कौन सी सूचना हम पहुंचाना चाहते हैं, उसका क्या उद्देश्य है, ये आता है संदेश के अंतर्गत। फिर आता है माध्यम। माध्यम में देखिए, आप किस माध्यम के जरिए ये संदेश पहुंचा रहे हैं। लिखित माध्यम है या मौखिक माध्यम है, तार है या बेतार है, किस माध्यम के जरिए हम ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। तो माध्यम की बड़ी आवश्यकता होती है। प्राप्तकर्ता किसी संचार को सुगम बनाने के लिए, संचार व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए प्राप्तकर्ता का होना भी बहुत आवश्यक है। यदि प्राप्तकर्ता कोई नहीं होगा तो हमारा संचार किस काम का? फीडबैक। ये संचार का जो अंतिम तत्व है, फीडबैक क्या होता है? कि हमने जो संचार दिया है उसके बदले हमें क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन वो क्या प्राप्त हुई, ये चीज किसके अंतर्गत आती है? फीडबैक के अंतर्गत। तो ये क्या है? संचार के तत्व। अर्थात संचार व्यवस्था में इन सभी तत्वों का होना बहुत ही अनिवार्य है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं संचार के प्रमुख प्रकार। जैसा कि हमने सबसे पहले लिया जनसंचार के माध्यम। अब यहाँ पे देखिए हम पढ़ रहे हैं संचार के प्रकार, क्योंकि जनसंचार भी किसके अंतर्गत आता है? संचार के अंतर्गत ही आता है। इसलिए जनसंचार को पढ़े उससे पहले हमें संचार को पढ़ना बड़ा आवश्यक है। सबसे पहले देखिए अब इसमें संचार के प्रकार क्या क्या है, किन किन रूपों में हम संचार कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए सांकेतिक संचार, संकेतों के द्वारा हम अपने भाव, अपने विचार दूसरों को बता सकते हैं। ये सांकेतिक संचार कैसे हो सकता है? मौखिक भी हो सकता है और अमौखिक भी हो सकता है। हाव भाव से भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सांकेतिक संचार होता है जिसमें लिखित रूप नहीं होता है, मौखिक होता है। अंतःव्यक्तिक, दूसरा इसका भेद है अंतःव्यक्तिक संचार। अंतःव्यक्तिक संचार क्या है? जैसे मान लीजिए आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अध्ययन मनन कर रहे हैं, उस समय आपके पास संचार करने के लिए
विचारों का आदान प्रदान करने के लिए कोई नहीं होता है, आप स्वयं उन विचारों का मनन करते हैं। ये जो अवस्था है ये कहलाती है अंतर्वैयक्तिक संचार, यानी खुद के साथ हम बातचीत करते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि हम अपने आप खुद ही विचारों में उलझ जाते हैं, अपने आप खो जाते हैं बातों में, उस पर खूब बात करते हैं, विचार करते हैं, द्वेलित होते हैं। ये अवस्था होती है अंतर्वैयक्तिक, यानी खुद तक सीमित, खुद से संचार। दूसरा देखिए, तीसरा इसका भेद दिया है अंतर्वैयक्तिक। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति चाहिए, इसमें सामने कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जिसके साथ हम विचारों का आदान प्रदान करेंगे, यानी दो व्यक्तियों के बीच जो संवाद होता है, जो संचार होता है, वो होता है अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक क्या है? स्वयं तक सीमित, अकेले में हम स्वयं विचार कर रहे हैं, ये किस श्रेणी में आएगा? अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक संचार दो व्यक्तियों के बीच में जो आपसी संवाद हो रहा है, जो भावों का आदान प्रदान हो रहा है, वो होता है अंतर्वैयक्तिक संचार। समूह संचार लें तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि समूह का मतलब दो से ज्यादा लोग, दो या दो से अधिक लोगों के साथ जब आपसी वैचारिक विनिमय होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, वो स्थिति होती है समूह संचार। और इसी के अंतर्गत इसका एक अंतिम भेद आता है जन संचार, जिसको कि हमें इस पाठ के अंतर्गत पढ़ना है। ये जन संचार क्या है? जिसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। अब ये जो बिंदु हमें पढ़ना है, हम उस बिंदु तक पहुंच चुके हैं। जिस बिंदु से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे उस बिंदु तक हम आ गए हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम अपने इस बिंदु को किसी प्रकार बेहतर ढंग से स्पष्ट कर सकें। देखिए, जन संचार क्या है? संचार में क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान दो व्यक्तियों के साथ भी हो सकता है, दो से अधिक व्यक्तियों के साथ भी हो सकता है। लेकिन जन संचार में क्या है कि जब हम अपने विचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ किसी यांत्रिक माध्यम के जरिए, देखिए तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तो इसे ही जनसंचार कहते हैं। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद के बजाय, परिभाषा पर गौर करना कि जनसंचार क्या है। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तो इस व्यवस्था को ही जनसंचार कहा जाता है। आशा है जनसंचार की परिभाषा से आप परिचित हो गए होंगे। अब हम चर्चा करते हैं जनसंचार की विशेषताएं। जनसंचार की विशेषताओं की बात करें तो देखिए, पहली विशेषता है जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित, जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। जनसंचार में जो संदेश दिए जाते हैं वो व्यक्तिगत नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं? सार्वजनिक। जैसे मान लीजिए पत्र पत्रिकाओं में या रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट के माध्यम से किसी सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, तो वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होकर के बहुत बड़े वर्ग के लिए, जन समूह के लिए होती है। तो ये क्या होती है? सार्वजनिक। सबसे बड़ी विशेषता इसकी है। दूसरी विशेषता देखिए, इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच, संचारक यानी जो संदेश संचारित कर रहा है और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। यानी पाठक, श्रोता और दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के कारण ही पहचानता है। इसमें उनके साथ व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं होता है। तीसरी विशेषता देखिए, इसमें ढेर सारे द्वारपाल होते हैं। इस बात पर गौर करना, इसमें ढेर सारे द्वारपाल होते हैं। द्वारपाल क्या है? द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित एवं निर्धारित करते हैं। अर्थात
किसी भी जनसंचार माध्यम में द्वारपाल ये तय करते हैं कि कौन सी सामग्री उसमें प्रसारित या प्रकाशित की जाएगी। अब इसमें कौन से आदमी व्यक्ति होते हैं जो द्वारपाल की भूमिका निभाते हैं। किसी भी समाचार पत्र के लिए ले लीजिए, किसी भी समाचार चैनल के लिए ले लीजिए, एक व्यक्ति का काम नहीं है, व्यक्तियों की एक कड़ी होती है, सबका काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और फिर अंतिम रूप से तय किया जाता है कि कौन सा समाचार इस संबंधित जन माध्यम में प्रकाशित या प्रसारित होना चाहिए या नहीं। तो ये लोगों की जो कड़ी है ये क्या होती है, द्वारपाल। तो इसमें द्वारपाल ढेर सारे होते हैं। संचार के कार्यों की बात करें तो संचार के सामान्य से कार्य हैं, जैसा कि रोजमर्रा के जीवन में हम काम में लेते हैं, वो सभी संचार के कार्य हैं। संचार के कार्य की बात कर रहा हूँ, जनसंचार के नहीं। जनसंचार के कार्य हम अभी लेंगे। संचार के कार्यों की बात देखिए, कुछ हासिल करने के लिए प्राप्त करना, कुछ हासिल करने के लिए या प्राप्त करने के लिए हम संचार का उपयोग करते हैं। तो संचार का कार्य क्या हुआ, हासिल करना या प्राप्त करना। जैसे दोस्त से पुस्तक मांगना और भी कोई काम हो, ये सभी कार्य किसके अंतर्गत आते हैं, संचार के अंतर्गत। नियंत्रण, संचार का दूसरा प्रमुख कार्य है नियंत्रण। जैसे कक्षा में शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को नियंत्रित करना, कोई ना कोई हाव भाव या संदेश के द्वारा वो उनको नियंत्रित करने के लिए निर्देश देता है। तो ये भी क्या है, संचार का कार्य है। तीसरा इसका बात करें, सूचना। सूचना के बिना संचार होगा ही नहीं, क्योंकि हम सूचना के जरिए तो अपनी बात किसी दूसरे को कहेंगे। कुछ जानने या बताने के लिए यदि हम दूसरों से कुछ जानना चाहते हैं तो हमें संचार की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम दूसरों को कुछ बताना चाहते हैं तो हमें संचार की आवश्यकता पड़ेगी। तो तीसरा इसका कार्य क्या है, सूचनाएं देना और सूचनाएं प्राप्त करना। अभिव्यक्ति, चौथा इसका कार्य होता है अभिव्यक्ति। हम अपनी भावनाओं को किस प्रकार से अभिव्यक्त करें, भावों को अभिव्यक्त करना भी क्या है, किसके अंतर्गत आता है, संचार के कार्यों के अंतर्गत। इसके बाद में आते हैं सामाजिक संपर्क। लोगों के साथ, समूह के साथ किस प्रकार से हमारा संपर्क है, किस प्रकार से हमारा मेलजोल है, ये सभी कार्य किसके अंतर्गत आते हैं, संचार के कार्य के अंतर्गत। समस्या अथवा चिंताओं को दूर करने का कार्य भी कौन करता है, संचार के कार्यों के अंतर्गत ही आता है। अब चर्चा करते हैं जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। जनसंचार के कार्यों की बात करें तो सबसे पहला इसका भी कार्य क्या है, सूचनाएं देना। लोगों को सूचनाओं से तुरंत परिचित करवाना, अवगत कराना इसका प्रमुख कार्य है। दूसरा इसका कार्य ले शिक्षित करना। शिक्षित करने का यहाँ पर उद्देश्य क्या है, देखिए, देश दुनिया के हाल से परिचित कराना और सजग बनाना। लोगों को देश दुनिया में कहाँ क्या घटित हो रहा है, लोकतंत्र में कहाँ क्या हो रहा है, इन सभी चीज़ों से, सभी स्थितियों से लोगों को परिचित कराना और लोगों को उनके प्रति सजग बनाने का कार्य भी कौन करता है, जनसंचार के माध्यम। मनोरंजन करना, विभिन्न माध्यमों के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, वीडियो के द्वारा, विभिन्न अभिव्यक्तियों के द्वारा लोगों का मनोरंजन करना इसका प्रमुख कार्य है। एजेंडा तय करना, ये जनसंचार का प्रमुख कार्य है कि किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर। एजेंडा का मतलब क्या होता है कि कौन सा विषय है जो इस वक्त जनता में प्रमुख रुचि का विषय बना हुआ है, जिस पर ज़्यादा लोगों के विचार प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसे ही किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बना करके समाज को उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य करना। कोई भी एक विषय हो जिसको जनसंचार माध्यम चुनते हैं और जनता के बीच में उस विषय को छोड़ते हैं, जानना चाहते हैं कि जनता उस पर क्या विचार रखती है, क्या राय रखती है। कई बार ऐसे होते हैं विषय जिन पर लोगों की रुचि नहीं होती है, तो उस विषय के प्रति लोगों की रुचि बनाने का कार्य भी कौन करता है, जनसंचार के माध्यम। तो यहाँ पर एजेंडा तय करने का मतलब ये है कि कौन सा विषय या कौन सा मुद्दा है, उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ये व्यक्त करने के लिए बाध्य करना। निगरानी रखना, सरकार और समाज के कार्यों पर निगरानी रखना। सरकार किस समय कौन से कार्यों में जुटी हुई है, कौन सी योजनाएं लागू कर रही है, इन सभी बातों की निगरानी रखने का कार्य भी कौन करता है, जनसंचार के माध्यम। विचार विमर्श के मंच उपलब्ध कराने का जो कार्य है वो भी जनसंचार का प्रमुख कार्य है। विभिन्न विचारधाराओं को मंच प्रदान करना, ये कार्य भी देखिए, विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराना जनसंचार का प्रमुख कार्य है। अब ये जनसंचार के बारे में हमने इतनी चीजें पढ़ी, तो जनसंचार के विकास पर अब हम चर्चा करते हैं। जनसंचार का
विकास। भारत में जनसंचार माध्यमों के विकास की यदि हम बात करें तो देखिए, भारत में आज जनसंचार के आधुनिक माध्यम जिस रूप में उपलब्ध हैं, उनकी प्रेरणा भले ही पश्चिमी जनसंचार के माध्यम रहे हों, लेकिन हमारे देश में भी जनसंचार माध्यमों का इतिहास कम पुराना नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जनसंचार माध्यमों का भारत में भी इतिहास काफ़ी पुराना है। प्राचीन काल से ही हम जनसंचार के माध्यमों को भारत में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, इसमें सबसे पहले दिया गया है एक उदाहरण। देवऋषि नारद को पहला समाचार वाचक माना जाता है। देवऋषि नारद को पहला समाचार वाचक माना जाता है, जो अपनी मधुर वीणा की झनकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु का काम करते थे। सारा दिन विचरण करना, धरती और देवलोक में संदेशों को इधर से उधर पहुंचाने का कार्य कौन करता था? नारद। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में भी ये व्यवस्था जनसंचार की मौजूद थी भारत में। महाभारत काल को यदि हम लें तो संजय एक समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर संकेत करता है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, धृतराष्ट्र और गांधारी को युद्ध की स्थिति बताने के लिए सीधा लाइव प्रसारण कौन दिखा रहा था? संजय, जो कि एक समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करती है। गुप्त काल को यदि ले, चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट अशोक है, इनके शासनकाल में स्थायी महत्व के संदेशों को चिरकाल तक लोगों के उपयोग की दृष्टि से सुरक्षित रखने के लिए क्या किया गया? शिलालेखों का निर्माण किया गया, जो जनसंचार के माध्यमों के अंतर्गत ही आते हैं। इनसे लोगों को उस शासनकाल की जानकारियों के बारे में पता चलता है। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इस काल में समानांतर व्यवस्थाएं थी, जैसे गुफा चित्रण। गुफाओं में आप देखते हैं भीमबेटका की गुफा है, उस पर भित्ति चित्रण है। इन गुफा चित्रों के द्वारा भी कोई ना कोई समाज को संदेश देने का कार्य किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो संचार व्यवस्था है, जनसंचार के माध्यमों का जो इतिहास है वो पुराना है, ये नया नहीं है। प्राचीन काल से ही ये व्यवस्था रही है। अब लेते हैं कि जनसंचार के माध्यमों के वर्तमान में प्रचलित रूप कौन से हैं। वर्तमान में कौन से माध्यम हैं जो जनसंचार का कार्य करते हैं? तो सबसे पहला इसमें आता है, देखिए, सबसे पहला इसमें आता है पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं। दूसरा आता है रेडियो, तीसरा आता है टेलीविजन, चौथा आता है सिनेमा और पांचवा आता है इंटरनेट। वर्तमान में जो जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं वो यही हैं। पहला माध्यम कौन सा है? पत्र पत्रिकाएं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हो रहा है। रेडियो माध्यम के द्वारा लोगों के एक समूह को संदेशों से रूबरू कराया जा रहा है। टेलीविजन, इन दोनों माध्यमों के जो समाचार हैं, जो सूचनाएं हैं, जो संदेश हैं, उनको चित्रों के माध्यम से प्रसारित करने का सशक्त जन माध्यम है। सिनेमा विधा वर्तमान समय में काफ़ी प्रचलित है, इसके माध्यम से लोगों को कई संदेश दिए जा सकते हैं। इंटरनेट, जिसके द्वारा हम घर बैठे देश दुनिया में कहाँ क्या कुछ घटित हो रहा है, इसकी जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले पत्रिकाओं को। समाचार पत्र पत्रिकाओं को ले तो देखिए, ये जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी अगर किसी चीज़ को मानी जाती है, किसी माध्यम को मानी जाती है, तो वो है समाचार पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया। सबसे मजबूत कड़ी मानी गई है जनसंचार की। आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टीवी या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों का संचार पत्रकारिता कहा जाता हो, लेकिन प्रारंभिक समय में जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उनके द्वारा खबरों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता था? पत्रकारिता कहलाता था। इसलिए सबसे मजबूत कड़ी भी किसको माना गया है? पत्र पत्रिकाओं को या प्रिंट मीडिया को ही आदान प्रदान करना ही अब क्या कहलाता है? पत्रकारिता। दुनिया में अखबारी पत्रकारिता के अस्तित्व में आए लगभग कितने वर्ष हो गए? 400 वर्ष हो गए हैं। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से
मानी जाती है जो कलकत्ता से निकलता था। भारत में पत्र पत्रिकाओं के द्वारा या प्रिंट मीडिया की शुरुआत कब से मानी गई? 1780 से। किसके द्वारा? बंगाल गजट के द्वारा। इसका संपादन किसने किया? जेम्स ऑगस्ट हिकी ने। हिंदी में पहला समाचार साप्ताहिक जो समाचार पत्र था वो है उदंत मार्तंड, जो 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में कलकत्ता से निकला। किंतु जहां आज़ादी से पूर्व पत्रकारिता का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति था, आज़ादी से पूर्व जितने ही, यही नहीं, इनसे और भी कई पत्र पत्रिकाएं आए, उन सभी का एक ही लक्ष्य था, स्वतंत्रता प्राप्ति, लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागरूक करना। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद इन सभी पत्र पत्रिकाओं के जो लक्ष्य थे वो बदल गए। जहां पहले इनका लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति था, स्वतंत्रता के बाद इन सभी का लक्ष्य हो गया व्यावसायिक, अपने व्यवसाय को बढ़ाना। फिर देखिए, आज़ादी के बाद समाचार पत्रों में कौन से समाचार पत्र अस्तित्व में आए? बहुत से समाचार पत्र हैं, यहाँ कुछ का ही नाम दिया जा रहा है, जैसे नवभारत टाइम, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण आदि कई पत्र पत्रिकाओं का नाम लिया जा सकता है जो अस्तित्व में आए। इसके बाद में दूसरा माध्यम आता है रेडियो। रेडियो माध्यम है जिसकी शुरुआत कब से मानी गई है? 1895 में इटली के इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक छात्र जेम्स जी मार्कोनी ने जब रेडियो की खोज की तब से माना जाता है। शुरुआती रेडियो स्टेशन 1892 में अमेरिका के शहर पिट्सबर्ग और न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले गए। भारत में भी लगभग इसी समय इसकी शुरुआत मानी जाती है, लेकिन 1936 में विधिवत रूप से ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। भारत में विधिवत रूप से रेडियो स्टेशन की शुरुआत कब से मानी गई? 1936 से। आज आकाशवाणी देश की लगभग 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है और इसकी पहुंच देश की लगभग 96% आबादी तक है। लगभग 96% लोग रेडियो के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद में आता है टेलीविज़न। टेलीविज़न में क्या होता है? सूचनाओं को चित्रों के साथ प्रस्तुत करना, इससे खबर की प्रामाणिकता और भी बढ़ जाती है। इस पर अध्ययन करें तो देखिए, टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न आज जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बनकर के उभरा है। इसकी शुरुआत की बात करें तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक योजना के तहत, जिसका उद्देश्य था लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। इस उद्देश्य के तहत 15 सितंबर 1959 को की गई। देखिए, इसके तहत दिल्ली के आसपास के जो गांव थे उनमें 2 टीवी सेट लगाए गए और प्रारंभिक इस व्यवस्था को लगभग 200 लोगों ने देखा। 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में जो टीवी सेवाएं हैं उनको विधिवत रूप से शुरू करने का कार्य किया गया। इस प्रकार से आज देखते हैं कि टेलीविज़न क्षेत्र में 200 से ज़्यादा समाचार जो चैनल हैं वो सक्रिय हैं। इनकी जब निजी चैनलों ने इसमें सहभागिता जताई तो टीवी चैनलों की बाढ़ सी आ गई और आज देखते हैं कि बहुत से टीवी चैनल हैं जो जनसंचार माध्यमों का जरिया बने हुए हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में जुटे हुए हैं।